नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। 17वीं लोकसभा का गठन हो गया है, मंत्रालय का शपथ ग्रहण भी हो गया है और यह भी तय हो गया है कि कौन किस विभाग को देखेंगे। हमारे साथ बक्सर के तेज तर्रार अनुभवी सांसद श्री अश्विनी चौबे को भी एमओएस हेल्थ एंड फैमिली अफेयर का जिम्मा मिला है। सर, आपका बहुत स्वागत है, बहुत बधाई है। और बक्सर आज खुश है, बक्सर को क्या कहेंगे आप? देखिए, बक्सर के लोगों ने जो हमें प्यार दिया पिछली बार भी और इस बार भी, तो उसको कदापि भूल नहीं सकता। इस फकीर के लिए एक लंबी लकीर खींचने का मैंने आग्रह किया था कि ये लकीर कभी मिटने नहीं देंगे। इस फकीर के लिए फकीर कभी बद्दुआ नहीं देता, दुआ देता। और मैंने जनता से एक ही आशीर्वाद मांगा था, इस फकीर के लिए एक लंबी लकीर खींच दीजिए, और उन्होंने लंबी लकीर खींच दिया। इस लकीर को कभी मिटने नहीं देंगे, ये विश्वास। और इसी विश्वास को प्रधानमंत्री जी ने, जो 130 करोड़ का विश्वास उन्होंने अर्जित किया है, और उनके प्रति जो जनता का विश्वास है, हमें उनको और भी बल प्रदान करना है। ईमानदारी से, कर्मठतापूर्वक, निष्ठा से जो काम हमें दिए गए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने सौंपा है अपने मंत्रिपरिषद में। मैं इसके लिए आभारी हूं अपने प्रधानमंत्री जी का और अपने समस्त पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी, कि उन्होंने जिम्मेवारी दिया है। फिर से उस पद को कैसे उसका सदुपयोग करें, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बना करके एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बन सकता है, भारत को उदीयमान विश्व की सबसे बड़ी योजना जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी का है और अनूठी योजना है, गरीबों तक स्वास्थ्य को कैसे पहुंचाना, हमारी चिंतन वही है। और मैं जब भी बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहा या आया, मैंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ पिछले बार करने का प्रयास किया था। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी थे, बहुत ज्यादा आपस में मिल करके उन्होंने बहुत भरोसा भी किया और उनके साथ एक अच्छी टीम बना के काम किया। एक अच्छे व्यक्ति के नाते एक कुशल नेतृत्व भी, क्षमता भी है। और अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी पुराने अनुभवी है, मुझे विश्वास है, पुराने मित्र हैं, हम सब लोग टीम भाव से काम करेंगे। और जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का जो जन जन तक स्वास्थ्य कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करना। जो प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है कि 10 करोड़ लोग, 50 करोड़ परिवार, 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोगों तक, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपया जन स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये मामूली बात है, अनूठी योजना। और आप देखेंगे कि देश के आज लाखों लोग इसके लाभान्वित हो, 25 से 30 लाख लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं, 30 लाख। और अब उन्होंने 50 करोड़ के बदले 100 करोड़ किया प्रधानमंत्री जी ने। अब हमें उसके लिए रूपरेखा तैयार करना है कि कॉमन लोगों को, केवल बीपीएल ही नहीं, समाज के सभी वर्गों को, और इमरजेंसी सेवा कैसे बेहतर हो सकता है, इस पर भी ध्यान रखें। देखिए, ये तो सच है कि इस देश में जो सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है, और दूसरा एक बड़ा प्रभार आपको दिया गया है, क्योंकि स्वास्थ्य एक वाकई चिंता का विषय इस देश के लिए बना हुआ है। ऐसे में चूंकि चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस इस रूप में है कि जो अंतिम पायदान में लोग बैठे हुए हैं, वहां आज भी उस तरीके से नहीं पहुंच पाई है जो हम आप सब बेहतर जानते हैं। एक प्रयास हो रहा है सरकार की ओर से, चुनौतियां बहुत है। अगले 5 साल में आप लोगों को एक माइलस्टोन की तरह काम करना है और प्रोफेशनल तरीके से परफॉर्म करना है। और चूंकि आपने पिछली बार टास्क मास्टर के टास्क को पूरा किया था, इसीलिए आपको फिर से उसी विभाग का जिम्मा दिया गया है। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने हैं। तो किस तरीके से दोनों में तालमेल स्थापित करेंगे आप? और मुझे लगता है कि जो जन स्वास्थ्य की बात है कि कॉमन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा कैसे पहुंचे, सरकार का और राज्य सरकार का सहयोग बहुत बड़ी बात है। क्योंकि केंद्र योजना बनाती है, केंद्र जो राशि है वो राज्यों को आवंटित करती है, राज्य सरकार उसको करने का काम करती है। तो मुख्य जिम्मेवारी राज्यों की होती है कि राज्य सरकार कैसे उसका निर्वहन करे। केंद्र सरकार सभी राज्यों को, और हम उसको फंड भी देते हैं, और स्वाभाविक रूप से, और हम योजना बना करके उसको जमीन तक कैसे पहुंचने की बात हो, इसकी समीक्षा बार बार करना। और जो अंतिम मैदान पर बैठे व्यक्ति को जब तक उसका उत्थान नहीं होगा, तो इतने बड़े राष्ट्र मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। नितिन दयाल उपाध्याय जी की हम सब लोगों को याद है, और हम लोग उसके प्रेरणा के केंद्र है हमारे। और स्वयं प्रधानमंत्री जी अनुयायी होने के नाते एक मनीषी के रूप में, पुरुष के रूप में उन्होंने
इस युग को जीता, इतना अपार बहुमत मिला है, तो गरीबों की सेवा कैसे हो सकती है, झोपड़ी में रहने वाले का स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सकता है। केवल माल के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, हमें झोपड़ी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और इसलिए हमने एक थीम दिया था जब बिहार में स्वास्थ्य मंत्री था, केंद्र में भी पिछले बार हमने अपने मंत्री के साथ पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है कि हमने ये कहा है कि भाई चिकित्सा के द्वारा तभी आपने किया था अपने जब बिहार में स्वास्थ्य 11,000 स्वास्थ्य कुंभ मेले एक साल में लगे थे, 3 साल में 33,000 स्वास्थ्य कुंभ मेले, ये हिंदुस्तान में दुनिया में पहली बार हुआ था। गांव गांव में इस प्रकार के मेले कुंभ का लगा था, स्वास्थ्य कुंभ। और गरीबों को चिकित्सा, जहां डॉक्टर नहीं गए थे कभी, वहां डॉक्टरों ने जाकर उनका चिकित्सा किया, जांच किया, दवाई दिया, आगे भी वो कंटिन्यू हुआ, रेफरल सिस्टम को ठीक किया। तो मुझे लगता है कि अभी उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में राज्य सरकार के सहयोग से ये कैसे अच्छा हो सकता है, ताकि गरीबों को जब तक गांव गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंचाएंगे तो उनका। और अभी वेलनेस सेंटर हम लोगों ने देश भर में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर तैयार करना है और उसके माध्यम से 2022 तक कुछ वेलनेस सेंटर जो उपकेंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। तो जहां जन स्वास्थ्य को जनता के बीच पहुंचाना, कॉमन लोगों को कैसे स्वास्थ्य मिले और इमरजेंसी सेवा कैसे बेहतर हो, इस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। सर, ये बात सच है कि सरकार ने बहुत सारे एम्स खोले हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के निर्माण और भी हो रहे हैं। डॉक्टर्स की बहाली करना एक चैलेंज भी है और प्रायोरिटी में भी है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी आज भी नहीं बन पा रही है। मेडिसिन की बहुत सुविधाएं प्रॉपर तरीके से आज भी रिमोट एरिया में जो हॉस्पिटल्स है सरकारी, वहां नहीं पहुंच पा रहा है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पे भी चिकित्सक की भारी कमी देखी जा रही है। तो इन चैलेंजेस को किस तरीके से पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती यही है आपके लिए, और इसको प्रायोरिटी में देखिए, उसको प्रायोरिटी से हम लोगों ने जहां 24 मेडिकल कॉलेज पिछले बार खोला, 2 साल में हम लोगों ने 54 मेडिकल कॉलेज राज्यों को दिया है। और हमारी ये धारणा है कि मेडिकल कॉलेज को खोल करके जो डॉक्टर तैयार होंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि दुकान में मिलता नहीं कि खरीद लेंगे, इसलिए 3 साल 4 साल हमें 4 साल परीक्षा करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि अगले टर्म तक 2022 तक हम अधिक से अधिक डॉक्टर तैयार कर लेंगे। और जो हम लोगों ने उसका बुनियाद नींव डाला है, तो डॉक्टर गांव में पहुंचने जाने वाला और चिकित्सकों की एक थोड़ी ये रहती है कि गांव का भी चिकित्सक है, वो शहर में जब वो चिकित्सक बन जाता है तो शहर में रहना पसंद करता है। हाँ, ये बात सही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर उनको हम गांव में ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दें, उनके बच्चों को उनके पढ़ने लिखने की सुविधा, और कुछ उसमें हम पॉलिसी बनाएंगे ताकि गांव के प्रति डॉक्टर का फोकस ज्यादा हो, उस पर कुछ न कुछ नीति तय करना पड़ेगा। और उसका हम लोगों ने पहले भी संज्ञान बनाया है, कुछ उसको और अच्छे तरह कैसे लागू हो सकता है ये विचार करेंगे। और जो एम्स के बारे में कहा आपने, 22 एम्स हमारे देश भर में अभी चल रहे हैं, उसके निर्माण के कार्य चल रहे हैं। तो एम्स को कैसे, जो एम्स अटल जी के समय में था उसको सुसज्जित किया और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, ताकि भूगोल जो भौगोलिक क्षेत्र है, लोगों को हम लोग रीजनल बेसिस पर एम्स लगभग दिया है। और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, ये आप सही कह रहे हैं कि एम्स का निर्माण तमाम राज्यों में हो रहा है और कई जगह काम, मतलब चिकित्सा व्यवस्था भी दुरुस्त होने लगी है, लेकिन बावजूद इसके आज भी दिल्ली के एम्स में जो लोड है वो कम नहीं हो पा रहा है। आप खुद बेहतर जानते हैं किस तरीके से लोग फुटपाथ पर भी इंतजार कर रहे होते हैं किस तरह उनका इलाज हो। तो ये एक मैसेज है कि अभी भी दुरुस्त करना बहुत बाकी रह गया है। देखिए, एक तो वर्ल्ड क्लास का एम्स बनने जा रहा है दिल्ली वाला, दिल्ली एम्स। हम चाहेंगे कि एम्स में वैसे जरूरतमंद लोग, जहां जिनका इलाज कहीं नहीं है, ऐसे लोग वहां पहुंचे और उसका रेफरल व्यवस्था थोड़ी नीचे से ठीक होनी चाहिए। अब कॉमन एक सब डिवीजन में, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वो रेफर कर देता है एम्स दिल्ली जाओ। कुछ बीमारी ऐसे है जो दिल्ली के लायक है, लेकिन उसका रेफरल व्यवस्था भी थोड़ा, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि डॉक्टर वो जानते हैं रोगी के बारे में गंभीरता, लेकिन तुरंत उनको रेफर वहां भी एम्स है, वहां से परंपरा सी बन गई है कि दिल्ली एम्स जाओ। तो दिल्ली एम्स में स्वाभाविक है, अब यहाँ हमारे यहाँ जो भी आएंगे रोगी उसका इलाज होगा। एक और मामला है सर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना जिसे कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, जिसको लॉन्च किया गया, उसका काफी लाभ भी लोगों को मिला है। लेकिन कई जगहों से यह भी सुनने को मिला है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो एनपैनल हैं
उन्होंने उनका इलाज करने से मना कर दिया। और ये एक जगह से नहीं, कई जगह से फैक्ट फाइंडिंग्स भी आया है, जिसको आप लोगों ने भी कुछ रियलाइज किया था। ऐसी बहुत कम है, नगण्य है। छोटे मोटे कुछ लोगों ने ऐसा कई ध्यान में आया कि इस राज्यों का, इस पर राज्य सरकार को कड़ाई से हमने कहा कि इस पर पालन करिए, और केंद्र सरकार उस पर पूरी तरह से निगरानी कर रही है कि जिनको, जो राज्यों में हमारे अस्पताल उसके लिए चयन हुए हैं, उनकी चयन, उनकी पात्रता ठीक हो और उनकी गुणवत्ता ठीक हो, और जो गरीबों का या आम लोगों की चिकित्सा वो करते हैं, वो चिकित्सा सुलभ कैसे हो, सस्ता कैसे हो, मतलब जो हमारा और समय रहते कैसे, एक समय रहते हम कैसे, जो कहते हैं ना कि सुलभ, सस्ता और एक सुव्यवस्थित चिकित्सा व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए हम अस्पतालों को भी उसकी परख करके, और राज्य सरकार से हमारा बार बार ये आग्रह रहता है कि वैसे अस्पतालों का चयन करें तो उसमें गरीब जा सके, उनका इलाज हो, उसकी निगरानी भी हो, और कोई गलत काम करता है तो उसका पनिशमेंट का भी हमने, दंड देने का भी प्रावधान आयुष्मान भारत के तहत बनाया। बहुत सारे अच्छे काम हुए, इसमें कोई 0.1% कहीं कोई चाहा काम हो रहे हैं, हम निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि काम हो रहे हैं सर, इसीलिए जहां कुछ चीजें रह जाती हैं तो वो संज्ञान में देना आवश्यक है। उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और उसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए बराबर, समय समय पर, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। एक बड़ा सवाल ये बन के आता है, क्योंकि इस देश में जो आबादी है 130 करोड़ से ज्यादा हो गई है, तो क्या कोई एक कॉन्क्रीट पॉलिसी ऐसी बने जिससे कि देश सही मायने में सुखी हो और जो हमारी धरती की उर्वरा शक्ति है वो उर्वर बनी रहे? क्योंकि आप देख रहे होंगे आज भी 27 करोड़ गरीब इस देश में है, जो चिंता का विषय है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने सही कहा कि जो इतनी बड़ी आबादी जो नाक के फन की तरह बस्ती को खड़ी है, हमारे पास भौगोलिक जमीन तो उतना ही है, बिल्कुल हमारे पास पानी, आज पानी के लिए महाभारत हो सकता है। बिहार के 17 जिले भूजल संकट से गुजर रहे हैं, भूजल संकट से गुजर रहा, आबादी बढ़ रही है। अब इस आबादी का नियंत्रण करना एक बहुत आवश्यक है, इसमें दो मत है, और इसमें किसी प्रकार का कोई, बिना धर्म का, बिना जाति का, बिना किसी प्रकार का, एक तो लोगों में जागरूकता पैदा करना, पीपुल्स अवेयरनेस, और लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना, पीपुल्स पार्टिसिपेशन। जब तक वो केवल जागरूकता करेंगे और सहयोग नहीं मिला तो ये काम नहीं होगा। इसलिए आपने संजय जी कहा, जागरूकता पैदा करना और सहयोग उनसे लेना। तो मुझे लगता है हर लोगों में, हर परिवार में, हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छोटे छोटे अस्पतालों में भी हर प्रकार की परिवार कल्याण की सुविधाएं, उनको जागरूक बनाने का काम होता है। उसमें अब एक नीति बनाने की बात, जनसंख्या नियंत्रण पर ये बात बहुत दिनों से चल रही है। हम लोग, ये गंभीर विषय है, तो सरकार का मार्गदर्शन करके हम लोग इस विषय पर भी गंभीरता से विचार करेंगे, कैसे अच्छा हो सकता है, ताकि समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी लोग इसको अपनाएं। और नियंत्रण जब तक जनसंख्या का नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से, और इतनी बड़ी आबादी को हम कैसे, इतने छोटे एक घर में है, आज अगर 10 बेटा हो गया, और कहाँ इस एक छोटी सी कोठरी में एक आदमी को एक कोठरी मिला है, तो 10 लोगों को कहाँ रखेगा? बिल्कुल सर, 100 दिन हर सरकार जब पहली आती है तो उसके 100 दिन के बारे में पूछा जाता है। अगला 100 दिन किस तरीके से आप देख रहे हैं अपने कामकाज को लेकर? देखिए, 100 दिन हमारे लिए तो पल पल, अब हर दिन हमारे लिए चुनौती बन गया जी। और प्रधानमंत्री जी जैसे कर्मठ व्यक्तित्व जो 18-20 घंटे काम करते हैं, और हम लोग भी उसका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं अपने समय का में, अधिकांश समय अपने कार्यभार को कैसे अच्छा किया जाए इसका ध्यान रखेंगे। और 100 दिनों का एक टारगेट बना करके, एक नीतिगत कि हमें पहला प्रायोरिटी क्या करना है, 100 दिन में ऐसा काम, जो काम तुरंत दिखना चाहिए, जनता को तुरंत उसका लाभ मिलना चाहिए, जन कल्याण का जो स्वास्थ्य से संबंधित है, हम उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे अपने मंत्री जी के साथ बैठ करके, हम ये विचार करते हैं। आखिरी सवाल, बक्सर से आप जनप्रतिनिधि हैं, बक्सर को लेकर आपका क्या ख्याल है और क्या आपके पास वो चुनौतियां अब जाकर है जिसको आपको पूरा करना है, और किस तरीके से आप अपने जनता को एड्रेस करना चाहते हैं? देखिए, मैं बक्सर की जनता का एहसानमंद हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं बक्सर की जनता का, बिहार और देश की जनता का, कि इतनी बड़ी चुनौती आपने हम सब लोगों के कंधे पर दिया है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा किया है, और प्रधानमंत्री जी ने हम सब पर भरोसा किया है। तो पहला तो यह है कि राज्य सरकार और उत्कृष्ट रूप से स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाएं
जन जन तक स्वास्थ्य को पहुंचाए। और केंद्र सरकार हर प्रकार की कमियों को पूरा करने के लिए खड़ी है। आपको हर प्रकार का सहयोग हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और मुझे लगता है कि बक्सर के क्षेत्र की जनता के लिए मैंने मेडिकल कॉलेज अस्पताल बक्सर के लिए दिया है। एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनने जा रहा है गुड़गांव में। 250 करोड़ केंद्र सरकार ने पहले स्वीकृति किया था, लगभग 560 करोड़ खर्च होंगे। तो जहां बक्सर के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है मेडिकल कॉलेज होगा, और इसका शुभारंभ भूमि पूजन हो चुका था पिछले बार, और इसका शिलान्यास भी अब शुभारंभ जल्दी होगा। तो शुभारंभ होगा, मेडिकल कॉलेज 1.5-2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो वहां डॉक्टर भी पढ़ने वाले गांव के लोग, उनके बच्चे भी बहुत मेडिसिन में डॉक्टर बन सकते हैं। और अस्पतालों में बीएचयू और भागलपुर पटना भागते थे, बाहर जाते थे, तो उनको वहां पर अच्छी सेवा कैसे मिले, और उसको टेलीमेडिसिन से जोड़ने का काम। अभी मैंने बक्सर एक ऐसा अस्पताल है जिसको पहली बार पटना एम्स से जोड़ा है। बक्सर के जो जिला अस्पताल है, हिंदुस्तान में पहला अस्पताल ये है जिसको हमने टेलीमेडिसिन से एम्स से जोड़ा है। आगे हम उसको और भी बड़े बड़े संस्थानों से, चिकित्सा संस्थानों से जोड़ेंगे। और वहां बक्सर ही नहीं बल्कि सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर को उसको भी करने की इच्छा है। तो हम अपने क्षेत्र के लिए जहां सजग है, वहीं पूरे राज्य और देश में भी कैसे ये उत्कृष्ट हो सकता है, टेलीमेडिसिन की सेवा कैसे आगे बढ़ सकती है। कि उसको एम्स छोटी छोटी चीजों के लिए धक्का खाना पड़ता है, तो वहीं से एम्स के डॉक्टर उनको परामर्श दे देंगे। विशेष इलाज ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो आएंगे, या चंडीगढ़ हो या बड़े अस्पताल है, मुंबई हो या गुवाहाटी हो या आपको बेंगलोर हो, ऐसे अच्छे अच्छे अस्पतालों के साथ एक टेलीमेडिसिन सेवा को बढ़ाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से एजुकेशन में भी जहां हम लोग मेडिकल एजुकेशन में हम उसको जगह जगह लागू कर रहे हैं, और उसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम अच्छी चीज ला रहे हैं। तो देश और दुनिया में जो चिकित्सा सेवा बढ़ रही है, हम उससे भी उत्कृष्ट सेवा कैसे बना सकते हैं भारत का, ये हमारी सोच रहेगी। और उस पर हम काम करने वाले हैं, हमने किया भी है कुछ, और उसमें एक अच्छे थिंक टैंक तैयार किया है पहले भी। हम उनका सलाह भी लेते हैं, सुझाव भी लेते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं है कि आपने जो तैयार बक्सर के वासियों को चिकित्सा सुविधा पर्याप्त रूप से मिले, ये आपकी प्राथमिकता इसकी चिंता मैं राज्य सरकार के साथ बात करके करूंगा। पिछले दिनों जो भी छोटी मोटी कमियां रही है, उस कमियों को कैसे दूर किया जाए, इसका ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं आपके काम के लिए। नमस्कार सर, आपका सहयोग मिलता है। श्री अश्विनी चौबे, कहना नहीं होगा, बक्सर ने दोबारा इन पर भरोसा जताया। और जाहिर है, जब भरोसा पर भरोसा जताया जाता है तो चुनौतियां भी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद करनी चाहिए कि बड़े ही अनुभवी, तेज तर्रार और ऊर्जावान नेता हैं अश्विनी चौबे, और ये अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने से पहले आराम से बैठते नहीं हैं। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।